मेरी एक फेवरेट मूवी है सनी देओल की, जो कि इंडियन है मूवी का नाम। उसका एक छोटा सा डायलॉग है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, उसके बाद में फिर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में कोई स्कूटर वाला गलती से सिग्नल से थोड़ा आगे निकल जाए तो कयामत आ जाती है। स्कूटर साइड में लगाओ, लाइसेंस दिखाओ, तुम्हारे स्कूटर की लाइट जलती है, हवा है टायर में, पेट्रोल है। ऐसे पूछताछ करते हैं जैसे वो बेचारा सिग्नल नहीं, बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हो। ये डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा बहुत अच्छे से। की जाती अपनी जेब के लिए की जाती है, 20-50 जो भी मिल जाए, और ऐसा करने से हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। पुलिस थानों में तस्करों, दलालों, क्रिमिनल्स की आवभगत की जाती है, उन्हें कुर्सी पेश की जाती है, तो उससे बहुत इज्जत बढ़ती है हमारे डिपार्टमेंट की। क्राइम अगर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है तो इसके जिम्मेदार अब आगे सुनना जो बोलेगा यहाँ से। कल तक लोगों की जेबें काटने वाला आज लोगों के गले काट रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। चरस गांजे की तस्करी करने वाला आज हथियारों की तस्करी कर रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। एक चकला चलाने वाला देखते देखते सरकार चलाने वाला बन जाता है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। आखिर ये डायलॉग मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया, क्योंकि आप लोगों ने सबने कल देखा होगा, पूरा ट्रेंडिंग में था कि यहां पर किस तरीके से जो एक गैंगस्टर था जिसका नाम था विकास दुबे, तो उसकी जान चली गई। जान क्या चली गई, मार दिया गया, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। कंडीशन यहां पर यह है कि जिस तरीके से इस पर्टिकुलर इंसान को मारा गया है, आखिर ऐसा क्यों देखने को मिला, और यह पहली बार नहीं हो रहा है। हमारी कंट्री में ऐसी सिचुएशन कई बार क्रिएट हो चुकी है। सबसे बड़ी बात तो यहां पर आप लोगों को यह देखने को मिलेगी कि एक पर्टिकुलर पर्सन इस लेवल पर पहुंच कैसे जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके बैक एंड में कोई सपोर्ट होती है जो इस लेवल पर उसको पहुंचाती है। अगर स्टार्टिंग में जिस दिन इसने कोई फर्स्ट क्राइम किया होगा उसी दिन इसको दबोच कर जेल में डाला जाता और जो सही सजा है वो इसको मिल जाती, तो आज की डेट में यहां पर यह सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। अब क्या हो चुका था, अब ये कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को बताया था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। अब ये पॉलिटिशियन और बहुत बड़े बड़े नेता या फिर दूसरे आदमी आप लोग बोल सकते हैं, उनका बहुत बड़ा राजदार हो चुका था, उनके लिए काम करता था, तो इसलिए इसको मार देना ही एक सही तरीका यहां पर समझा गया। ये कौन होता है, किसकी वजह से यहां पर ये कंडीशन क्रिएट होती है, तो कहीं ना कहीं पूरा जो सिस्टम है वो यहां पर इन सब चीजों से घिरा हुआ है जहां से ये सिचुएशन निकल कर आती है, और यही अभी यहां पर रिजल्ट है आप लोगों के सामने। तो काफी शानदार आर्टिकल है, आज इसके अंदर जो डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। और अगर टाइम मिलेगा, जैसे वीकेंड है, तो आप लोग मूवी जरूर देखेगा, इंडियन मूवी जिस किसी ने नहीं देखी है। पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगती है। अगर आप लोग एक आईपीएस भी बनना चाहते हैं तो भी आप लोग इस मूवी से काफी कुछ सीख पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले यहां पर नजर डालते हैं आज के बारे में। यहां पर जो बात की जा रही है कि अगर आप लोग को कोई इग्नोर कर रहा है, व्हेन समवन इग्नोर यू बट स्टिल सपोर्ट यू साइलेंटली, यानी कि आप लोगों को सपोर्ट करता है चुपचाप, तो ये नॉर्मली आप लोग कहां पर देखने को मिलता है, या आप लोग आपको कोई बेस्ट फ्रेंड होगा या फिर आप लोग के पेरेंट्स होंगे, वो आप लोग को देखने को मिलेंगे। जब आप लोग उनको कोई उल्टी सीधी बात बोल देते हैं, हर्ट कर देते हैं, पर फिर भी वो हमेशा आप लोग के भले के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो आप लोगों से प्यार करते हैं, वो आज की डेट में भी आप लोग की केयर करते हैं। भले ही बच्चे कितने भी बदतमीज क्यों ना हो जाए, पर जो पेरेंट्स रहते हैं वो हमेशा बच्चों को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए देखिए, अगर आप लोग देखेंगे ना, सबसे ऊपर माता पिता को रखा गया है, माता पिता के बाद में आप लोग के टीचर आते हैं, और टीचर के बाद में भगवान आता है, जिसको गॉड, अल्लाह, भगवान जो भी आप लोग बोलिए। क्यों? क्योंकि माता पिता ही आप लोग को टीचर तक पहुंचाते हैं और टीचर आप लोग को भगवान तक पहुंचाता है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति आप लोगों को देता है। तो इस तरीके से सबसे ऊपर कौन है यहां पर, सबसे ऊपर है पेरेंट्स। तो हमेशा पेरेंट्स, अगर आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो अपने पेरेंट्स को एक तरीके से आप लोगों को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों को कम करना चाहिए, पर लेकिन पेरेंट्स को आप लोगों को हमेशा, अगर कुछ भी आप लोगों को देखना है, तो सबसे ऊपर आप लोगों के पेरेंट्स होंगे, जो कि एक ऐसे इंसान है इस धरती पर, पेरेंट्स और गुरु, अगर उनके बच्चे या फिर उनके पढ़ाए हुए बच्चे अगर किसी अच्छे मुकाम पर जाते हैं, तो हमेशा उनसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि खासकर पेरेंट्स को, और पेरेंट्स को पहला गुरु भी बोला गया है, तो इसलिए उनको हमेशा सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट आप लोगों को देनी है। सबसे आगे अगर यहां पर बात करें कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर, तो हमारी कंट्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ी हैं। 27,000 केस यहां पर देखने को मिले, और एक अच्छी बात है, रिकवरी भी 20,000 की निकल कर आई। अब तक 27,000 केस यहां पर नहीं आए थे, तो इसलिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा थोड़ा सा। 1 करोड़ से ज्यादा केस टोटल यहां पर हो चुके हैं, जो आप लोगों के सामने है। 1,26,15,367 केस ऑल ओवर वर्ल्ड में हो चुके हैं। इसी के साथ में 5,62,000 जो डेथ हो चुकी है, और नेक्स्ट अगर बात करें 73 लाख केस ऐसे हैं जो यहां से रिकवर हो चुके हैं। सबसे टॉप पर यूएसए चल रहा है, कल यूएसए में 71,000 केस आए। इसी के साथ में ब्राजील में 45,000 केस आए, और हमारी कंट्री में यहां पर 27,000 केस आए। 27,000 क्या 27,500 आप लोग बोलिए,
जिसमें महाराष्ट्र टॉप पर था। महाराष्ट्र में यहां पर 7,862 केस आप लोगों को देखने को मिले। इसी के साथ में अगर बात करें तमिलनाडु के अंदर तो 3,500 और दिल्ली के अंदर लगभग 2,000 के करीब केस निकल कर आए। टॉप पर महाराष्ट्र है। यहां पर अब तक अगर बात करें मोटे मोटे तौर पर 9,893 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली के तमिलनाडु के अंदर यहां पर 1,829 और दिल्ली के अंदर 3,300। देखिए दिल्ली वैसे तीसरे नंबर पर है, पर लेकिन नंबर ऑफ डेथ के मामले में दिल्ली जो है वो दूसरे नंबर पर है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 12वें नंबर पर बरकरार है। साउथ अफ्रीका भी काफी एक लंबे अरसे के बाद में काफी ज्यादा केस यहां पर बार बार निकल कर आ रहे हैं। कल यहां पर चौथे नंबर पर था साउथ अफ्रीका, अगर नंबर ऑफ केसेस के बारे में बात करें तो ये एक एनालिसिस है जिसके बारे में याद रखेगा। आज है सैटरडे को आप लोग का रिवीजन डे होता है, तो अच्छे से आप लोग चीजों को रिवाइज कीजिएगा ताकि लंबे समय तक आप लोग इनको याद रख सकें। एक टाइम आप लोगों ने कई बार डायलॉग भी सुना होगा कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी होनी चाहिए, यानी कि यूनिटी होनी चाहिए जो भी यहां पर है, जो भी हमारी डाइवर्सिटी है उसके अंदर में। तो पर लेकिन अब क्या बोला जा रहा है, हार्मनी होनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से मिलजुल कर रहे हैं यहां पर, वो चीजें ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू अगर यूनिटी यहां पर रहे। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हार्मनी, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हार्मनी के साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ नहीं रहे हैं, तो वो कंडीशन यहां पर टर्म ज्यादा आज के डेट में सेट बैठ रही है। क्योंकि यूनाइट तो आज के डेट में हम लोग हो ही चुके हैं, पर लेकिन आज की डेट में यहां पर हार्मनी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बन गई है। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी से भी इंपॉर्टेंट यहां पर बन चुकी है। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? तो इसके चलते आप लोग जो भी रिसेंटली अभी हमारी कंट्री में मुद्दे देखने को मिल रहे हैं उनके बारे में आप लोग उदाहरण देकर यहां पर समझा सकते हैं। पहले आप लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में और फिर यहां पर हार्मनी इन डाइवर्सिटी के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। तो काफी कुछ शानदार आप लोग देखिएगा, इसके बारे में सर्च कीजिएगा और अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। यहां पर एक एस्से जो होता है आप लोगों के पास में 2 दिन होते हैं लिखने के लिए, सैटरडे और संडे, और लिखना कैसे है इसके ऊपर पूरी वीडियो बना चुका हूं। आंसर राइटिंग कैसे करनी है इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, तो सर्च कर लीजिएगा। जिसको नहीं पता है इसको कैसे अटेम्प्ट करना है तो आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में सर्च जरूर कीजिएगा। और इसके बाद में एक अच्छा सा एस्से लिखेगा। एस्से लिखना कहां पे? कमेंट बॉक्स में आप लोग पूरा एस्से पोस्ट कर सकते हैं अगर टाइप करते हैं आप लोग। अगर पेपर पर लिखकर पोस्ट करना है तो आप लोग फेसबुक पर ग्रुप है यहां पर, उसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसको आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरे का एस्से आप लोग रिव्यू भी कर सकते हैं। ओके, जो अभी लेक्चर देखना स्टार्ट किए, जो नए मेंबर हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है, वो दूसरों के ऐसे पढ़िएगा जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग सके। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर आज के आर्टिकल्स देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आर्टिकल्स देख लेते हैं यहां पर कौन कौन से हम लोग को डिस्कस करने हैं। काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे और काफी कुछ नया आप लोगों को यहां पर जानने को मिलने वाला है। लेक्चर की पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी। तो यहां पर आप लोगों को लेक्चर के जो लिंक है वो भी मिल जाते हैं डायरेक्ट, ताकि आप लोगों के पास में अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग फेसबुक पर यहां पर अलग अलग जो पेजेस हैं, टेलीग्राम पर, वहां पर कनेक्ट रहिए ताकि आप लोगों को वीडियो के लिंक मिलते रहे। ठीक है, यहां पर ये वाला आर्टिकल और जो ये वाला आर्टिकल है, ये दोनों अभी विकास दुबे की जो अभी यहां पर एक तरीके से कस्टोडियल डेथ देखने को मिली उसके बारे में है, डिटेल में आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में यहां पर जो क्रिमिनल से रिलेटेड हमारी कंट्री में रूल और रेगुलेशन है उसको कैसे डील करना चाहिए उसके बारे में यहां पर ये बात की जा रही है, तो इनको यहां पर डिटेल में देखेंगे। फिस्कल काउंसिल के बारे में बात की जा रही है, क्या हमारी कंट्री में फिस्कल काउंसिल होनी चाहिए? तो इससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फिस्कल काउंसिल है क्या। तो डी सुब्बा राव जो हमारी कंट्री के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के, उनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया, तो आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात की जा रही है और 14 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की जा रही है। तो 14 फाइनेंस कमीशन की भी कुछ रिकमेंडेशन देखेंगे और इसी के साथ में 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में भी मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा, जिससे कि आप लोग फ्यूचर के क्वेश्चन को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। तो देखिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग इंडिया के अंदर तैयारी कर रहे हैं ना, तो न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट तरीका है आप लोगों का वो एग्जाम क्लियर कराने का, क्योंकि हर एक लेवल पर आप लोग यहां पर एक अच्छा विकास आप लोगों का होता है, एक अच्छा एक चीजों के बारे में जान पाते हैं, सोसाइटी में क्या चल रहा है, एक जागरूक सिटीजन आप लोग बन पाते हैं। इसीलिए यहां पर न्यूज़पेपर चाहे कोई भी क्यों ना हो, एक न्यूज़पेपर को लाइफ का पार्ट बना लीजिए, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है और उसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले काफी अच्छी जो ये चीज आप लोगों की मुझे पसंद आ रही है काफी ज्यादा, जिस तरीके से आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो यहां पर कल 1000 शेयर देखने को मिले, यहां पर सेकंड हाईएस्ट शेयर है अब तक का, उस दिन से मैं यहां पर वीडियो बना रहा हूं। तो ये काफी अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप लोग सपोर्ट करते हैं। और एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर मैंने फेसबुक पर नहीं पर मैंने व्हाट्सएप पे काफी ज्यादा शेयर किया, और मेरे फैमिली के आज की डेट में मतलब परिवार के तो मेंबर देख ही रहे हैं, मैंने रिश्तेदारों को भी आपका लेक्चर दिखाना स्टार्ट कर दिया। एक रिश्तेदार बोल रहा है उनको कि पहली बार लग रहा है कि कुछ अच्छी चीजें शेयर कर रहे हो, वरना जोक्स वगैरह शेयर करते थे। तो देखिए, अगर आप प्रोडक्टिव लगेगा ना तो सामने वाला आप लोग को अप्रिशिएट भी करेगा। तो इसीलिए ये आप लोग कोशिश कीजिए, और यही एक तरीके से फीस भी होती है जिसे आप लोग बोल सकते हैं कि गुरु दक्षिणा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे परिवार में जुड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर पढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इसलिए ये आप लोग की
रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाना, तो आप लोग का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है। तो आइए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, डिटेल में थोड़ा जानेंगे, कई सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलने वाली है। अगर कोई कंट्री प्रॉपर वे में काम करती है तो उस कंट्री में आप लोगों को तीन चीजें मेन देखने को मिलेगी। एक तो है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेटिव और तीसरा है जुडिशरी। सबसे जो इंपॉर्टेंट अगर आप लोग किसी को बोले कौन सी ब्रांच है, तो ऐसा आप लोग नहीं बोल सकते। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सी ब्रांच को आप लोग बोलोगे तो इसका मतलब यह दूसरे के साथ में अन्याय कर रहे हो। तो इसलिए सारी जो ब्रांच है उनकी अपनी अपनी जगह पूरी इंपॉर्टेंस है, सारी जो ब्रांचें अपने हिसाब से सही काम करती हैं। अगर ये सही काम नहीं करेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सेपरेशन एक पावर का कॉन्सेप्ट है यहां पर, जो कि यूएसए से निकल कर आया, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि एक दूसरे को अपना अपना काम ढंग से करना है और दूसरे को उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यहां पर ये, अगर एक हद से बाहर जा रही है तो कम से कम दूसरे को चेक एंड बैलेंस भी यहां पर रखना है। तो ये भी मुद्दे आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि पैटर्न क्या है। इन सबके ऊपर आप लोगों को हमारा संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन नजर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीजें आप लोग को देखने को यहां पर है, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या हो गया, सबसे ऊपर हो गया कॉन्स्टिट्यूशन और उसके नीचे हो गई ये चीजें। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे यहां पर अगर बात करें लेजिस्लेटिव, अगर आप लोग देखिए जो कि लॉ बनाने का काम करती है, यानी कि आज के डेट में जीएसटी के लॉ हो गए या फिर कोई भी हमारी कंट्री में अमेंडमेंट कहता है, संविधान के अंदर में कोई नया रूल और रेगुलेशन बनाया जाता है, तो यहां पर नॉर्मली काम कहां से निकल कर आता है, ये निकल कर आता है लेजिस्लेटिव से। जब लेजिस्लेटिव उस रूल और रेगुलेशन को बना देती है तो फिर क्या होता है, फिर जुडिशरी उसको चेक करती है कि भैया ये इंप्लीमेंट करने लायक है कि नहीं है, ये संविधान के हिसाब से है कि नहीं है। अगर संविधान के हिसाब से चीजें नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड करार दे देते हैं। उदाहरण भी है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री में एक अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था जुडिशियल ऑफिशियल के लिए, तो इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया जुडिशरी के द्वारा। बोला गया कि ये हमारे इंटरनल मैटर में एक तरीके से इंटरफेयर करेगा, जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को हर्ट करेगा, तो इसलिए यहां पर इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। तो जुडिशरी ब्रांच अपना काम करती है, जस्टिस का काम करती है यहां पर जुडिशरी इसी के साथ में। अगर बात करें एग्जीक्यूटिव, जो भी रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं उसको इंप्लीमेंट करने का काम करती है यहां पर एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यहां पर जो भी रूल और रेगुलेशन बनाए गए मेंटेन रखने, लॉ एंड ऑर्डर का काम यहां पर ये एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में आता है। अब ये समझिए अगर जुडिशरी का काम जो है यहां पर वो एग्जीक्यूटिव करने लगे तो कैसा लगेगा आप लोगों को, जुडिशरी का कोई महत्व रह जाएगा। इसका मतलब ये कि आप लोगों ने एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, बस ये काम यहां पर ये एग्जीक्यूटिव अब कर लेगी। तो उसी के चलते यहां पर ये आर्टिकल है। आप लोगों ने शायद मूवी देखी होगी गंगाजल, गंगाजल मूवी जो प्रियंका चोपड़ा वाली नहीं, ये अजय देवगन वाली। इसमें आप लोगों ने देखा होगा जब लास्ट वाला सीन आता है यहां पर, तो यहां पर क्या करते हैं, बैटरी उठा उठाकर लेकर तेजाब लाते हैं, बोलते हैं ये गंगा जल है, हम पवित्र कर देंगे जो यहां पर जिस पर्टिकुलर गांव में ये रहते हैं इसको, यहां पर जो भी है जैसे साधु यादव जैसे जो लोग थे यहां पर, ठीक है, तो इनको मारने की बात की गई। तो उस टाइम पर एक सही जो एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है और एक सही एक तरीके से ऑफिसर की जो क्वालिटी निकल कर आती है वो निकल कर आती है यहां पर अजय देवगन साहब के द्वारा। ये जो कंडीशन यहां पर बनती है वो बनती है इनके द्वारा, बोला जाता है कि ये आप अपने हाथ में ये काम मत लीजिए, ये काम जो है ये एक तरीके से जुडिशरी का है, उनको अपना काम करने दीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। पर लेकिन जो लोग हैं वो बिल्कुल यहां पर सामने निकल कर आते हैं और कई सारे लोगों की आंखें भी फोड़ी जाती है। अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो फिर जुडिशरी का मतलब क्या रह जाएगा। अगर इस तरह की कंडीशन यहां पर निकल कर आएगी तो आप लोग ये समझिए कि फिर कहां पर अन्याय रह जाएगा। यही कंडीशन अभी आप लोगों ने तमिलनाडु में देखी। तमिलनाडु में यहां पर बाप बेटे को मार दिया गया पुलिस के द्वारा, कस्टोडियल डेथ कंप्लीटली देखने को मिली, पूरी कंट्री में रोष था इसके चलते। और हमारी कंट्री में सिचुएशन ऐसा नहीं है कि पहली बार देखने को मिल रही है। अगर आप लोग यहां पर डेटा देखेंगे टोटल, हालांकि पुराना डेटा है 2001 से लेकर 2016 तक थोड़ा, तो इसको समझिए। यहां पर जो बात की जा रही है टोटल मिलाकर हमारी कंट्री में जो कस्टडी में डेथ हुई है, पुलिस के अंदर पकड़कर ले जाते हैं वहां पर, ये यहां पर 1557 लोगों की जान गई है। टॉप पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर गुजरात, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश, पांचवें नंबर पर है वेस्ट बंगाल और फिर अदर यूनियन टेरिटरी, ये सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये जो कस्टोडियल डेथ हुई है इनमें से जो केस निकल कर आए, जो केस चले यहां पर वो 704 देखने को मिले। जो पुलिस मैन के खिलाफ चार्जशीट हुई ये ओनली 294 है और जो इसमें से पुलिस कन्विक्टेड पाई गई वो ओनली 26 है। समझ रहे हैं आप लोग कहां कितनी ज्यादा चीजें और कहां यहां पर ये केस आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं इस 26 में से जो मैक्सिमम कन्विक्टेड पाए गए हैं वो पाए गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, यानी कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, यहां से तो सब बच के ही निकल गए। तो इससे ये समझ में आती है कि टोटल अगर आप लोग देखें यहां पर तो 26 लोग ओनली 1557 जो कस्टोडियल डेथ हुई है, 26 लोग ऐसे पाए गए हैं जो कि यहां पर रियलिटी में जो पुलिस वाले हैं उन पर केस चला है, प्रॉपर वे में उनको सजा मिली है। तो इसका मतलब ये कि ना के बराबर यहां पर चीजें चल रही है। इसीलिए जो पुलिस है यहां पर वो इस हरकतों पर आ जाती है कि यहां पर जो जनता के साथ में इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिलती है जैसे अभी यहां पर देखने को मिली। अब यहां पर जो बेसिकली बात देखने को मिल रही है वो ये है
जो विकास दुबे इसको मारने की इसको इस तरीके से मारा क्यों गया, क्योंकि अगर ये कोर्ट में पेश किया जाता तो इसका मुंह खुलता, क्योंकि अब तक जो जिस तरीके से एक्टिविटी कर रहा था बैकग्राउंड में कोई ना कोई तो सपोर्ट होगी। अब सारे जो इसके पिताश्री थे उनके सबके नाम आते सामने निकलकर, तो सबसे अच्छा तरीका ये हुआ कि एनकाउंटर कर दो। एनकाउंटर में ये यहां पर केस नहीं चलेगा और एक तरीके से कोर्ट में नहीं पहुंचेगा, कोर्ट में पहुंचेगा तो गवाही होगी, दुनियादारी चलेगी, तो वो सारा एक तरीके से मुद्दा ही खत्म हो गया। तो एनकाउंटर कर देना यहां पर एक तरीके से सोल्यूशन यहां पर माना जाता है। हालांकि एक एक्सीडेंट की तरीके से इसको क्रिएट किया गया पूरा जो भी सिस्टम यहां पर देखने को मिला, तो इसके चलते एक तरीके से पूरी कंट्री में यह सोचने के लिए मजबूर हो गया है, एक तो पर्सन ऑलरेडी पुलिस की अरेस्ट में है, हिरासत में, तो उसको जुडिशरी तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, अपने आप ही उसको निपटा दिया जा रहा है। तो यहां से कंडीशन क्या देखने को मिलती है, जो एक सिस्टम होना चाहिए कंट्री में, इसका मतलब जुडिशरी जो है वो साइड में रख दी, हमारा संविधान जो है वो फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। अगर ये कंडीशन देखने को मिलती है, अगर ये कस्टडी में रखकर अंदर इससे पूछताछ की जाती, आगे चीजें चलती, तो बहुत सारे ऐसे जो सरगना थे इसके, जो अब तक इसको बचा रहे थे, इतने सारे केस होने के बाद भी उनका सबका नाम सामने निकल कर आता। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन यहां पर ढूंढ लिया गया आज के दिन में पुलिस के द्वारा कि इंसान को कोर्ट में ले जाने से पहले ही उसको निपटा डालो। तो ये कंडीशन यहां पर अभी देखने को मिल रही है। अगर ऐसी एक्टिविटी है तो कई बार आप लोग सपोर्ट करते हुए भी नजर आते हैं, जैसे कि तमिलनाडु का केस है, यहां पर आप लोगों को गुस्सा आया, पर लेकिन उससे पहले जब एक डॉक्टर का रेप किया गया, उसको जलाकर उसकी बॉडी आदि इधर उधर फेंक दी गई, तो उस टाइम पर 4 जो ये वो रेपिस्ट थे उनको पुलिस के द्वारा जो साइट सीन पर ले जाकर वहां पर उनकी डेथ हो गई, एक तरीके से उनको मार दिया गया, बोला भागने की कोशिश कर रहे थे। तो उस टाइम पर सबने सपोर्ट किया, पूरी कंट्री सपोर्ट में थी, पुलिस को सिंघम बना दिया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें चल रही थी उस टाइम पर लेकिन उस टाइम पर भी अगर आप लोग देखिए, उस टाइम पर भी जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा था, उन केस में भी जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा था, इन केस में भी जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इस तरीके से अगर आप लोग आंसर राइटिंग कोई कर रहे हैं, फिर इंटरव्यू में आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप लोग फिल्मी स्टाइल वाले रोल में अगर आप लोग काम करेंगे और इस तरीके से बातें करेंगे, तो तुरंत आप लोगों का रिजेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि सिस्टम में जा रहे हो तो सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। थोड़ा देर यहां पर एक तरीके से सॉल्यूशन निकल के आता है, पर सॉल्यूशन जरूर आएगा। आप लोग ये समझिए, अगर यहां पर पुलिस जब यहां पर निहत्तों पर भी गोली चलाकर उनकी जान ले सकती है एक तरीके से, जब तमिलनाडु में उनका तो कोई दोष नहीं था, उनकी यहां पर जान ले ली गई, तो कंडीशन क्या निकल के आती है, कंडीशन ये निकल के आती है कि इस तरीके से जो स्टेट रहता है वो पावर देता है यहां पर पुलिस को, और इस तरीके से जब पुलिस यहां पर एक तरीके से रूल करने लगेगी तो फिर जनता को कोई मतलब नहीं रहता, ये ब्रिटिश रूल हो जाएगा, डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी हमारी कंट्री में कि डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रह रहे हैं। तो इसी के चलते यहां पर कई बार सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में बोल चुका है, कई बार इसके बारे में बातें निकल कर आ चुकी है कि आप लोग इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए, पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सॉल्यूशन निकलकर नहीं आता है। तो अब कुछ चांसेस लग रहे हैं कि सॉल्यूशन जरूर आएगा, क्योंकि साउथ इंडिया में केस देखने को मिला, अभी ये केस देखने को मिला, उससे पहले केस हो चुका है, अब यहां पर लग रहा है कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलकर जरूर आएगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या निकलकर आता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी इसके ऊपर बड़ा ही उदार दिखता है, वो भी ढंग से सुमोटो एक्शन नहीं लेता है इस पर्टिकुलर केस में। जब हम लोग बात करते हैं तो ये इंस्टेंट जस्टिस वाली जो बात आ जाती है ना यहां पर, कि ये बोलते हैं झट मंगनी पट बिया, कि यहीं पर ही सॉल्यूशन निकलना चाहिए, उससे क्या हो सकता है, बहुत सारे बेगुनाह लोगों की भी जान जा सकती है। और अगर बात करें यहां पर जब जुडिशरी के मामले में आप लोग बात करते हैं तो हमेशा ये बोलने की कोशिश की जाती है कि 70 गुनहगार बच जाए भले ही चलेगा, पर लेकिन एक बेगुनाह को जान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एक बेगुनाह की जान चली गई तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। गुनहगार बच जाएंगे, फिर गुनाह करेंगे, फिर पकड़े जाएंगे, पर लेकिन एक बेगुनहगार फंस गया, उसकी लाइफ बर्बाद हो गई, तो फिर उसको कौन देखेगा। तो वो चीजें इसलिए यहां पर बोली जाती है। तो इसीलिए जस्टिस में थोड़ा सा डिले हो जाता है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टेंट जस्टिस की यहां पर मांग की जाने लगे इस तरीके से, जिसमें कई सारे बेगुनाह लोगों की भी जान चली जाए, जो अभी तमिलनाडु में देखने को मिली। तो उसी के चलते जो सोसाइटी में रोज देखने को मिलता है किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, और उसके ऊपर जब ये सॉल्यूशन निकाला जाता है तो ये काफी खतरनाक एक माहौल क्रिएट करता है सोसाइटी के अंदर। उस तरीके की लोगों की इच्छाएं होने लगती हैं फिर कि हाँ ऐसा कुछ होना चलता है, और फिर कस्टोडियल डेथ आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आती है। तो ये तो बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे मॉब लिंचिंग हो गई, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंसान को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया और 5-6 भीड़ इकट्ठा हो गई और पीट पीट कर उसको मार दिया गया। तो मॉब लिंचिंग में और जो यहां पर भी पुलिस कर रही है, इसमें डिफरेंस क्या रह गया? तो ये तो एक तरीके से एक ही कैटेगरी की चीजें बन गई। अब यहां पर जनता न्याय करे चाहे यहां पर पुलिस न्याय करे, दोनों इंस्टेंट न्याय कर रहे हैं आप। तो इसका मतलब यह है कि कोई सिस्टम की जरूरत नहीं है, संविधान की जरूरत नहीं है, पुलिस की जरूरत नहीं है, एक पुलिस की जरूरत है ओनली जो जुडिशरी है उसकी जरूरत ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब यहां हो गया कि हम लोग अपने संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा चला तो फिर देखिए ये चीजें ज्यादा लंबे समय तक चलती नहीं है। जो आज सपोर्ट कर रहे हैं कल उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है इन सब चीजों की। तो इसलिए ये सारी चीजें रोकना काफी जरूरी है अगर सोसाइटी में आप लोग रहना चाहते हैं तो इस तरीके से यहां पर ये शॉर्ट सर्किट कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं, जो एक पूरा ड्यू प्रोसीजर है उसका, तो ऐसा शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए।
एक तरीके से ये डैमेज करता है जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन है जैसे कि जुडिशरी है, और एक सीवियर इंपैक्ट, इसका खतरनाक वाला इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है, जो कि आप लोगों के सामने यहां पर दिखाया भी जा रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों से भी एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग इसका आंसर थोड़ा सोच के दीजिएगा। एक पर्टिकुलर पर्सन ने किसी का रेप किया और मर्डर कर उसको मार दिया। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इस इंसान को फांसी देनी है, एक ऑप्शन तो पहला फर्स्ट ऑप्शन है, यहां पर उसको फांसी देनी है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है उस इंसान को जिंदा रखना है और उसको तिल तिल कर मारना है, यानी कि डेली उसको ऐसी जिंदगी दो कि वो हर दिन मरे और उसको जो जिंदगी है वो मौत से बदतर लगने लगे। तो कौन सी सजा आप लोगों के हिसाब से सही होगी? पहले वाली फांसी देकर उसको जरा सी देर में उसको एक तरीके से मुक्त कर दिया उस जिंदगी से, और दूसरी है कि वो डेली मर रहा है, डेली तीन तीन करके वो मर रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि अब तो मौत आ जाए, जिंदगी जीना बदतर हो गई है। तो आप लोगों के हिसाब से कौन सी सही है? फर्स्ट, अगर फर्स्ट चाहते हैं तो आप लोग 1 लिखेगा और सेकंड चाहते हैं तो 2 लिखेगा। आप लोग सोचिए इसके बारे में। इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में और कई सारी कंट्री में ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है कि फांसी की सजा जो है वहां पर हटाई जा रही है। उस इंसान को कम से कम ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो जिंदा रहकर उसको भोग कर जाए। अगर फांसी की सजा दे दी आप लोगों ने उस पर्टिकुलर पर्सन को, तो एक तरीके से वो तो जरा सी देर में चला गया, उस जो क्राइम उसने किया है उस टाइम पर, जैसे निर्भया वाला केस हुआ, अगर उनको जस्ट फांसी पर एक बार लटका दिया जरा सी देर में, तो वो सोल्यूशन नहीं होता है। पहले उनको तिल तिल कर मरने दो, उनको जिंदगी इतनी बदतर बना दो कि उनको लगने लगे कि मौत अब बेटर है, तो वो जिंदगी उनको देनी चाहिए। ऐसी उनसे रिग्रेस इंप्रिजनमेंट उनका होना चाहिए, उसके बाद में फिर आप लोग कुछ सोचिए। तो इसी तरीके से यहां पर जो कंडीशन निकल कर आती है वो यहां पर देखने को मिलती है, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर इस तरीके से एनकाउंटर करना उसका सॉल्यूशन नहीं है। एक तरीके से इस तरीके से तुरंत ये इंस्टेंट जो न्याय की बात करती है जनता, वो भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू यहां पर चीजें होनी चाहिए, पर उसके चलते पूरे सिस्टम में चेंज आने की जरूरत है। जिस तरीके से जेल में आहा भगत की जाती है, जो मैं अभी आप लोगों को डायलॉग सुना रहा था यहां पर, उसमें क्या होता है, ये जो इस तरीके से माहौल क्रिएट किया जाता है, बहुत बड़ा रीजन यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई गुंडा है तो उसके बारे में उस पर्टिकुलर एरिया का जो भी वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको जरूर पता होगा, क्योंकि एक तरीके से वो वहां का ताना बाना सब उसके हाथ में रहता है। अगर वहां पर कुछ एक्टिविटी हो रही है तो इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्वमेंट बैक एंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो किसी की औकात नहीं है कि वहां पर ऐसी हरकतें कर डाले। तो यही बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि पूरे सिस्टम में आप लोगों को यहां पर चेंज लाना पड़ेगा, और ये कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। रिसेंटली अभी यहां पर नंबर ऑफ केसेस के बारे में भी अगर बात करें तो आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये कस्टोडियल डेथ जो हो रही है ये सॉल्यूशन नहीं है, एक प्रोसीजर के थ्रू चीजें आगे चलेंगी तभी यहां पर सॉल्यूशन निकल के आएगा। आप लोगों की क्या राय है? बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यू आर ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अगर बनने आप लोग जा रहे हैं, तो आप लोग इसके बारे में अपनी क्या राय रखेंगे? इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे? तो भी आप लोग थोड़ी सी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है आप लोगों के सामने यहां पर ये बात करें क्रिमिनल लॉज के बारे में, यानी कि जो क्रिमिनल लॉ है उसके बारे में बात की जा रही है। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई किसी का मर्डर करता है, कोई चोरी करता है, कोई एक तरीके से शराब पीकर गाड़ी चलाता है, किसी को एक्सीडेंट कर देता है, किसी को असोल्ट करता है, ये सारे उदाहरण है यहां पर एक तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब जब यहां पर कोई सोल्यूशन इनका निकालना है तो ये पर्टिकुलर जो लॉ है हमारी कंट्री में उसमें रिफॉर्म करने की बात की जाती है। आप लोग एक उदाहरण लेकर चलिए, किसी का अगर मर्डर हो जाता है यहां पर, नॉर्मली जो डेवलप कंट्री है वहां पर उस पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ने के लिए यहां पर पुलिस होगी, पर लेकिन उस पर्टिकुलर मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक अलग ब्रांच आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि पुलिस से ही इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी है, क्योंकि पुलिस जो होती है वो इतने अच्छे लेवल पर डेवलप नहीं होती है कि उससे इन्वेस्टिगेशन कराई जा सके। आप लोग खुद देखिए पुलिस में सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है आज के डेट में। अगर यूपीएससी के लेवल को आप लोग छोड़ दीजिए, नीचे लेवल की अगर बात कीजिए, एक पेपर कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्मली अगर सिपाही लेवल पर अगर आप लोग जाएंगे तो वहां से कंडीशन क्या निकल के आएगी। थोड़ी बहुत अगर आप लोग 10th 12th या फिर आप लोग मान लीजिए ग्रेजुएशन पास होकर जा रहे हैं तो आप लोग रेस वगैरह करेंगे, थोड़ा सा जनरल स्टडी वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद में आप लोग जाकर पुलिस में भर्ती हो जाएंगे। क्या यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ पढ़ाया गया? फोरेंसिक लैब क्या होती है, किसके बारे में, वो सारी चीजें क्या उस लेवल पर यहाँ पर पढ़ाई जाती है? वो सारी चीजें उस लेवल पर नहीं पढ़ाई जाती है। बेसिक पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। पर लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ में मेंटेन कर दी जाती है, आप लोग मिक्स कर देते हैं, तो ये क्या करने लगता है, फिर चीजों को इन्फ्लुएंस करने लगता है। यानी कि वही तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं और वही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो दोनों ब्रांच अलग होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की ब्रांच अलग होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन की ब्रांच अलग होनी चाहिए। पर लेकिन हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं वही यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जिस दिन अलग ब्रांच हो जाएगी उसी दिन ये समझिएगा, मान लीजिए अभी पुलिस की कस्टडी में डेथ हुई तो लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने बोला लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हम लोग कर रहे थे। पर लेकिन जब अगर कोई दूसरी ब्रांच अगर यहां पर इन्वेस्टिगेट करेगी तो क्या इनकी हिम्मत होगी इस तरीके से पुलिस की कस्टडी में डेथ हो जाए? अब यहां पर अगर इनके साथ भी मिली भगत न करें तो कंडीशन ये रहेगी कि एक सही तरीके से चीजें आगे चल पाएंगी। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि क्रिमिनल लॉज रिफॉर्म हमारी कंट्री में लाने चाहिए।
ताकि जो सोच समझकर चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। एक तरीके से वो बॉडी होती है जो कि डील करती है हमारी कंट्री में किस तरीके से कोई ऑफेंस हो रहे हैं पब्लिक के अंदर, सोसाइटी के अंदर या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन के अंदर, तो उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश जो की जाती है वो क्रिमिनल लॉ के थ्रू हमारी कंट्री में की जाती है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों से डिटेल में बात करूं तो ऐसा नहीं है इसके बारे में पहले बात हो रही है, इसके बारे में बहुत पहले बात हो चुकी है। अभी यहां पर फॉर्मेशन की बात की जा रही है कमेटी फॉर रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉज हमारी कंट्री में, तो किसके द्वारा, ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर बात की गई है इसके बारे में, ताकि कंट्री में चीजों को मेंटेन रखा जा सके। तो सबसे पहले तो यहां पर बात की जा रही है कि एक तरीके से जो कई सारे लोग इसके ऊपर डिसएग्री होंगे कि एक तरीके से लॉज गवर्निंग क्राइम और इसके साथ में इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, तो ये मीनिंगफुल इनके अंदर रिफॉर्म होना चाहिए। मैंने भी आप लोगों को बताया कि एक तरीके से ब्रांच जो होनी चाहिए वो अलग अलग होनी चाहिए, और हमारी कंट्री में जो लॉज है ना वो बाबा आदम के जमाने के हैं। 1860 में बनाया गया इंडियन पीनल कोड। अब इसके अंदर रिफॉर्म की तो जरूरत होगी यार कुछ ना कुछ। अब तक तो अंग्रेजों ने भी अपने वहां पर सारे लॉ बदल दिए होंगे जो यहां पर बना के गए, तो इसलिए इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा सोचना चाहिए। इसी के साथ में बात की जा रही है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में, ये यहां पर लिखा गया था 1973 में। नेक्स्ट बात की जा रही है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो यहां पर लिखा गया, ये यहां पर बेसिकली पिक्चर में आया था 1872 में। यानी कि कुछ लॉज ऐसे हैं आज के में हमारी कंट्री में जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए और हम लोग अब तक फॉलो कर रहे हैं उनको। जो इस तरीके से क्या ये सही है? आज के में पैटर्न कितना चेंज हो चुका है। आज के में ये समझिए कि घर के बैठे बैठे किसी की जिंदगी आप लोग तबाह कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने हैक मूवी देखी होगी, ठीक है, तो ये जो मूवी थी उसमें किस तरीके से उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद करने पर तुल जाता है वो बंदा। तो इस तरीके से आज की डेट में जो क्राइम का जो नेचर है वो चेंज हो चुका है, पर लेकिन हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? हम लोग वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बाबा दादा ने जो किताब पढ़ी, पापा ने जो किताब पढ़ी, बच्चे भी वही किताबें पढ़ रहे हैं। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है यहाँ पर आज की डेट में, तो उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, वही चीजें घिसी पिटी चल रही है। तो किस तरीके से चीजें आप लोग को चेंज करनी है उसके हिसाब से होना चाहिए। जैसे एनसीईआरटीज है, वो बुक आप लोग को रिकमेंड क्यों की जाती है? अभी उनमें रिसेंटली कई सारे चेंज लाए गए। पहले पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी जाती थी, अब नई एनसीईआरटी आ चुकी है आप लोगों के सामने, जिसमें 2006 में काफी बड़े चेंज लाए गए। तो इसीलिए यहां पर रिकमेंड की जाती है कि नई एनसीईआरटीज आप लोग पढ़ो। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर पुरानी एनसीईआरटी काफी अच्छी है। देखिए जो एग्जामिनर है ना उसको पता है कि रिसोर्सेज किसके लिए कहां पर कितने अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोग पुरानी एनसीईआरटी कंप्लीट, अपनी नई एनसीईआरटी अगर कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से और फिर स्टैंडर्ड बुक एक एक उठा लेते हैं, इसके अलावा आप लोग कुछ नहीं करना है। हर एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी खत्म करो और फिर एक स्टैंडर्ड बुक उठा लो। जैसे पॉलिटिकल एनसीईआरटी जो भी है आप लोगों ने पढ़ ली, उसके बाद में लक्ष्मीकांत आप लोग उठा लो, ठीक है, अच्छे से आप लोग चीजें। और थोड़ा सा और अच्छे एडवांस लेवल में जाना है तो आप लोग सुभाष कश्यप उठा के बैठ जाओ। हालांकि लक्ष्मीकांत से भी आप लोग काम कर लेंगे, उसके बाद में थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, तो चीजें इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है घुमा फिरा कर आप लोगों को थोड़ा सा पैटर्न जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक नई चीजों के हिसाब से आप लोगों को चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है रिसोर्सेज किसके पास में कितने अवेलेबल हैं। सब बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए एग्जामिनर भी जानता है पेपर कैसा सेट करना है। इसलिए जब भी अब प्रीलिम्स का पेपर आता है सारे कोचिंग वाले घूम जाते हैं, कहते हैं कि यार ये तो सब बच्चे बोलते हैं यार ये तो पढ़ाई नहीं गया। रीजन क्या है? वो पेपर ही ऐसे सेट करते हैं कि कोचिंग वाला जो भी ढर्रा बेस चलता है उससे दूर रखा जा सके बच्चों को, और एक तरीके से ये जो माफिया चल रहा है एक तरीके से कोचिंग वाला, उससे डिस्टेंस बनाकर रखी जा सके। तो इसलिए पेपर हमेशा ऐसे सेट किए जाते हैं ताकि एक कॉमन बच्चा भी अगर पढ़ रहा है कम से कम वो चीजों को अंडरस्टैंड कर सके, अपने आप सेल्फ स्टडी कर पढ़ रहा है वो चीजों को आगे लेकर चल सके। तो इसी चलते यहां पर हमारी कंट्री में रूल और रेगुलेशन भी नहीं होने चाहिए, अब तक पुराने चल रहे हैं, तो इसी के बारे में यहां पर यह भी बात की जा रही है। कॉम्प्रिहेंसिव लीगल रिफॉर्म की बात की जा रही है, जैसे केयरफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और इसी के साथ में जो डील है यहां पर वो डेलिबरेटली यानी कि एक तरीके से विवेचना उनकी होनी चाहिए प्रॉपर वे में। देखिए होता क्या, अगर मान लीजिए आप लोग कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को कम से कम एक दो इंसान से डिस्कस कीजिए जो लगता है कि उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में कुछ जानते हैं। डिस्कस करने के बाद में उनकी नहीं माननी आप लोगों को, फिर भी करनी अपने मन की ही है, यानी कि एक तरीके से लोगों से सलाह लीजिए, सजेशन लीजिए, पर लेकिन करनी है अपने मन की जो आप लोगों को करनी है, क्योंकि करनी आपको ये, कोई और तो आपकी जगह आकर करेगा नहीं। तो इसलिए यहां पर बोला था कि एक बार डिबेट डिस्कशन कर लो, उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लो, पढ़ लो थोड़ी चीजों को, तो फिर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड और अच्छे से कर पाएंगे। इसी के साथ में जो यहां पर एक्टिविस्ट और जो लॉयर है फंक्शनिंग करने वाले उनके बारे में बात की जा रही है, तो कौन कौन यहां पर इसका पार्ट बनेगा, पर्टिकुलर डिसएडवांटेज देखने को मिलेगी, क्या क्या ओपिनियन यहां पर निकल के आ रहे हैं, वो सारी कंडीशन के बारे में बात की जा रही है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इंडिविजुअल, कम्युनिटी और नेशन, ये सारी चीजें जहां पर इंप्लीमेंट हो जाती हैं, इसका मतलब आप लोगों को वहां पर काम करना चाहिए। तो इसके चलते कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जैसे जुडिशरी, जस्टिस और इसी के साथ में इनहेरेंट वर्थ यानी कि निहित वैल्यू जो है इंडिविजुअल को लेकर, वो सारी चीजें फोकस करनी पड़ेगी। यानी कि क्रिमिनल लॉज अगर आप लोगों को बनाने हैं अपनी कंट्री में, तो ये सारे पैटर्न आप लोगों को यहां पर समझने पड़ेंगे, और ऐसा पहली बार नहीं है। 2003 में यहां पर बात की गई थी, यह वीएस मलिमत कमेटी। वीएस मलिमत कमेटी जब हमारी कंट्री में बनाई गई थी तो उस टाइम पर भी यहां पर कई सारे सजेशन इनके द्वारा दिए गए, कई सारी बातें बोली गई। इनके द्वारा बोला गया कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर चीजें होनी चाहिए और कन्विंस करने वाली चीजें होनी चाहिए, क्लियर, एक माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए। इसी के साथ में नेक्स्ट जो पैनल हमारी कंट्री बनाया गया, ये तो आप लोग सभी जानते होंगे, जस्टिस वर्मा कमेटी, जब निर्भया केस के बाद में निकल कर आया, तो वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं उस पर इनके द्वारा काफी बात की गई,
और इसी के साथ में जो हमारी कंट्री में खासकर अगर बात करें जो वर्क ऑन प्लेस के बारे में जो वुमेन का हरासमेंट होता है वहां पर भी आप लोगों को कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आप लोगों ने कई सारे बच्चों ने शायद सुना भी होगा, अभी जो यूपी में एक वुमेन थी, अभी उसके द्वारा सुसाइड कर लिया गया, ठीक है, तो पीसीएस ऑफिसर थी। तो वहां पर भी कई सारे ऐसे जो इल्जाम लगाए गए कि हाँ जो वर्क प्लेस है वहां पर ढंग से काम नहीं कर पा रही थी, सीनियर्स या फिर जो आसपास वाला जो काम उसको दिया जा रहा था वो एक तरीके से उसको हरास करने के लिए यहां पर दिया जा रहा था, जिसका प्रेशर वो नहीं झेल पाई। तो ये सिचुएशन भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये सारी कंडीशन वुमेन को किस तरीके से एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करा सकते हैं हम लोग वर्क प्लेस पर, ये इसके चलते हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट का एक केस भी है, विशाखा दत्त केस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये सारी चीजें जो मैं आप लोगों को लेक्चर के अंदर बताता हूं ना, ये मेंशन करता हूं, ये ऐसी चीजें होती हैं कि आप लोग जब आंसर राइटिंग करते हैं या फिर ऐसे लिखेंगे आप लोग, तो ये सारे पॉइंट आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो इसलिए अगर ढंग से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कॉपी और पेन लेकर बैठिए, तो कई सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर अच्छे से आप लोग एक एक्टिव स्टडी आप लोग कर पाएंगे अच्छे लेवल पर। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं कि यहां पर हमारी कंट्री में जब बात की गई रिफॉर्म लाने के लिए, तो 2013 में कंडीशन यहां पर ये देखने को मिली। अब क्या क्या बातें की जाती है जब रिफॉर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो देखिए एक तो बात की जाती है स्पीडी ट्रायल के बारे में, यानी कि जल्दी से जल्दी ट्रायल यहां पर होना चाहिए। दूसरी बात की जाती है यहां पर प्रोटेक्शन विटनेस के बारे में, अगर कोई गवाह है तो उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, यानी कि मूवीज की तरीके से गवाह को मार दिया गया और गवाह कोर्ट तक ही नहीं पहुंचा, तो वो नहीं होना चाहिए। किसी का रेप हुआ है, किसी के हाथ काट दिया, किसी को कोई गोली लग गई, तो जो पीड़ित है उनको राहत का एक तरीके से सांस आनी चाहिए, उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलनी चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म जो है वो इंप्रूवमेंट होना चाहिए उसके अंदर में, यानी कि इन्वेस्टिगेट करने वाले और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने वाले दोनों अलग अलग होने चाहिए, दोनों एक ही ब्रांच का पार्ट नहीं होने चाहिए। और टॉर्चर जो किया जाता है ये बिल्कुल एलिमिनेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री में ज्यादातर देखने को मिलता है, इसीलिए कई सारे ऐसे हमारी कंट्री के भगोड़े हैं जो बाहर जाकर बैठे हुए हैं, उनको हमारी कंट्री वापस क्यों नहीं लाने दिया था। ये बोला था कि इंडिया में एक तो जेलों की हालत बड़ी खस्ता है, दूसरा यहां पर टॉर्चर काफी ज्यादा किया जाता है, तो इसके चलते हमारे यहां पर लाने से मना किया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये चीजें अलाउ नहीं की जाती हैं। तो इसीलिए एक सतर्क होकर और समावेशी अप्रोच लेकर अगर हम लोग चलेंगे तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन यहां पर निकल पाएगा, और उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो काफी अच्छा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है फिस्कल काउंसिल के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आप लोग कुछ बातें बताऊंगा जो कि आप लोग को अंडरस्टैंड भी करनी है, और इसी के चलते आप लोगों से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी कई बार बन जाते हैं जब कोई चीज न्यूज में होती है, और कोविड-19 ने माहौल भी क्रिएट कर दिया है क्वेश्चन बनने का इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो यहां पर पहले आप लोग फिस्कल काउंसिल के बारे में एक बार समझ लीजिए, ठीक है। तो आप लोग यहां पर समझ पाएंगे, जैसे फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं, फिस्कल डिसिप्लिन की बात करते हैं, कैपेसिटी की बात करते हैं, तो कुछ टर्म मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यहां पर। सबसे पहले अगर बात करें आप लोगों को बोलूं मैं फिस्कल कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो फिस्कल एक तरीके से आप लोग यहां पर बात कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले अलग अलग टर्म आप लोग समझिए। जैसे फिस्कल के बारे में बात करते हैं तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी उनका रेवेन्यू होता है, टैक्स सिस्टम होता है, उसके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। जब यहां पर बात की जाती है कैपेसिटी के बारे में, तो कितनी कैपेसिटी है उसकी, यानी कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसके पास में कितनी कैपेसिटी है यहां पर एक तरीके से पब्लिक गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, फंक्शन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनिंग के लिए, तो उसका एक तरीके से फिस्कल कैपेसिटी आप लोग उसको बोल सकते हैं। एक टर्म यूज किया था फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब क्या है, इसको आप लोग अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया नहीं होना चाहिए। आमदनी अठन्नी है तो खर्च भी अठन्नी ही होनी चाहिए, या फिर अठन्नी से थोड़ा कम होना चाहिए, ताकि आप लोग एक डिसिप्लिन बनाकर रख सकें। तो उसी को बोलते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल काउंसिल क्या है यहां पर, फिस्कल काउंसिल होगी कि जो भी यहां पर उल्टी सीधी हरकतें चल रही है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी और गवर्नमेंट का इवेल्युएट करेगी, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है और टैक्स पॉलिसी क्या है, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो अभी आप लोगों को पता है कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 के चलते फिस्कल काउंसिल की जो मांग है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, और ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है। तो फिस्कल काउंसिल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो हमारी कंट्री में, जिसको बनाने की बात की जा रही है, ताकि एक्सपेंडिचर खर्चा कहां पर किया जा रहा है और टैक्स पॉलिसी क्या है उनको चेक किया जा सके। और ये पहले 13 फाइनेंस कमीशन, फिर 14 फाइनेंस कमीशन, और फिर एफआरबीएम यानी कि फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट कमेटी, जो रिव्यू कमेटी है, एनके सिंह जी की अध्यक्षता में थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ी सी भी डिटेल में बात करूंगा। तो ये तीन अब तक रिकमेंड कर चुके हैं कि फिस्कल काउंसिल हमारी कंट्री में होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट को सजेशन दे सके। क्या ये कोई कंट्री में आज तक फिस्कल काउंसिल है? जी हां, बिल्कुल है। 50 कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी है जहां पर फिस्कल काउंसिल आप लोगों को देखने को मिल जाता है, और बहुत अच्छे से वहां पर काम कर रहा है। तो इसके चलते सबसे पहले आप लोग एफआरबीएम के बारे में समझिए।
फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसका मतलब क्या है? फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की, यानी कि क्या खर्चा आप लोग कर रहे हैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को लेनी है, और बजट को अपने मैनेज करना है। बजट को आप लोग ऐसा नहीं करना है कि आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया हो रहा है। तो 2003 में ये हमारी कंट्री में एक एक्ट बनाया गया था। तो जब ये एक्ट बनाया गया तो उस टाइम पर बोला गया कि फिस्कल डेफिसिट जो है, यानी कि आप लोग जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब उधारी चल रही है। तो 3% जीडीपी का हमारा ये आप लोगों को लेकर आना है, जो आज की डेट में जो भी चल रहा हो उसको कम कर 3% पर लेकर आना है। 2008 में ये बातें बोलेगी, पर लेकिन उस टाइम पर रिसेशन देखने को मिला तो इसको सस्पेंड कर दिया गया। फिर आगे चल के 2011 में इसके ऊपर फिर से फोकस दिया गया, और फिर एनके सिंह जी की अध्यक्षता में यहां पर जो चेयरमैन बनाए गए रिव्यू करने के लिए फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट को फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में यहां पर ये काम करना स्टार्ट किया गया। तो इन्हीं एनके सिंह जी के बारे में बात की जा रही है, और यही एनके सिंह जो है आज के डेट में हमारी कंट्री के 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो फिस्कल काउंसिल को नॉर्मली काम क्या दिया जाता है? सबसे पहले तो आप लोग बात करें यहां पर मेकिंग मल्टी ईयर फिस्कल प्रोजेक्शन, यानी कई सारे सालों के लिए यहां पर फिस्कल प्रोजेक्शन की बात की जाती है। प्रिपेयर करना फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि एक तरीके से लंबे समय तक कैसे सस्टेन रह सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी कोई क्राइसिस आ गया तो सब यहां पर घुटने टेक कर बैठ गए, भैया नहीं होने वाला है, तो वो काम करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस असेसमेंट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो फिस्कल परफॉर्मेंस है, जो भी रूल बना रखे हैं उसके हिसाब से काम करें। यानी कि ऐसा नहीं है कि 81 में गवर्नमेंट काम कर रही है, जो मन करे वो काम कर रही है, जबकि औकात इतनी है नहीं है, उधारी लेकर यहां पर काम चल रहा है। यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन की जो कमाई है वो है 15,000 रुपए, और वो क्या कर रहा है? 81 कर रहा है 20,000 रुपए की, यानी कि 5,000 रुपए उधार मांग रहा है। तो वो चीजें रहेंगी तो क्या होगा? अगर हर महीने 5,000 रुपए उधार लेगा तो 12 पंजे 60,000 रुपए की एक तरीके से उधारी में आ जाएगा एक साल के अंदर में, और इस तरीके से फिर वो घुटने टेक देगा। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, स्टार्टिंग से ही सुधर जाना चाहिए इंसान को, ताकि इस सिचुएशन में न पहुंचे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब भी इंसान को ऐसी एक्टिविटी करने स्टार्ट करता है ना, उधारी पर जीना स्टार्ट कर दिया, तो उसको स्टार्टिंग में अच्छा लगता है। ये कई सारे मैंने भी देखे हैं लोग जो इस तरीके से एक्टिविटी करते हैं। कई सारे साथ में थे जो जानने पहचानने वाले होते हैं, यार दोस्त जो होते हैं, तो उनको समझाया गया उस टाइम पर, तो कुछ ऐसे हैं जो नहीं समझे। जो समझ गए वो सही है, जो नहीं समझे उनकी हालत ऐसी खस्ता हो गई कि आज की डेट में भी जो जिंदगी है उनकी उधारी पर ही चल रही है। आज की डेट में भी कभी फोन करेंगे तो आप लोगों से उधार मांगते हुए नजर आएंगे। तो ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि उसको आदत बन जाती है इंसान को, और उसको ये चीजें बड़ी एक तरीके से फिर उसको शर्म नाम की चीजें ना वो खत्म हो जाती है। वो आंख बंद करके उधार मांगता है, और फिर जब यहां पर चुकाने का टाइम आता है तो फोन उठाना बंद कर देगा, या फिर आप लोगों से बात करना बंद कर देगा। और सबसे शानदार वर्ड पता है क्या है? मैं कहीं भाग रहा हूं केस को लेके। तो यानी कि ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सिचुएशन जब सामने निकल कर आती है तो इसका मतलब ये कि उस इंसान को कभी उधार देना ही नहीं है, उधार की जिंदगी पर जीने की उसकी आदत बन चुकी है। आपकी मेहनत की कमाई है तो उसको बर्बाद न करिए। अगर गवर्नमेंट भी फालतू की ऐसे खर्चे करने लगे तो समझ जाइए वो गवर्नमेंट अप टू द मार्क नहीं है। रिकमेंड करना सुटेबल चेंज क्या लाए जा सकते हैं, स्ट्रेटजी क्या बनाई जा सकती है, ताकि एक तरीके से सही तरीके से हमारी कंट्री में जो फिस्कल चीजें हैं वो सही तरीके से यहां पर बनती रहे। स्टेप क्या लेने इंप्रूव करने के लिए फिस्कल डेटा को, डेटा अवेलेबल नहीं होता है, कहां पर क्या खर्चा चल रहा है, क्या कंडीशन है, कई बार वो भी एक तरीके से टाल मटोल में रहती है। और एनुअल फिस्कल स्ट्रेटजी बनानी है और रिपोर्ट रिलीज करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या यहां पर पब्लिकली रिलीज करनी है। अगर पब्लिक को पता होगा कि हमारी कंट्री में किस तरीके से कहां का खर्चा किया जा रहा है, हमारी टैक्स पेयर की मनी कहां जा रही है, तो सबसे अच्छा रहेगा। यानी कि पीएम केयर वाला फंडा नहीं है कि जनता से पैसा मांग लिया, अब पता ही नहीं है पैसे का क्या किया जा रहा है। यानी थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए यार। यानी कि पीएम केयर, यानी कि बता दिया पीएम केयर, और जनता का सारा पैसा लेगा, और जनता को ही नहीं बता जा रही पैसा कहां खर्च किया जा रहा है। तो ये कितनी बुरी बात आप लोग बोल सकते हैं। क्या आगे से कोई गवर्नमेंट को इस तरीके से आप लोगों को लग रहा है कि डोनेशन देगा? तो ये सारी सोचने वाली यहां पर बात हो जाती है। तो थोड़ा सा समझना चाहिए क्या चीजें सही है और क्या गलत है, तभी सिचुएशन थोड़ी सही देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात करेगा 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो 14th फाइनेंस कमीशन यहां पर वाईबी रेड्डी जी की अध्यक्षता में यहां पर ये फाइनेंस कमीशन था। अभी फिलहाल चल रहा है हमारा 15th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में यहां पर थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि स्टैटिक पोर्शन है थोड़ा सा। इसके ऊपर मैंने पॉलिटी में आप लोगों को डिटेल में चीजें पढ़ा रखी है, आप लोगों ने देखा होगा पॉलिटिकल लेक्चर। तो अगर फाइनेंस कमीशन आज आ गया तो आप लोग उसको जाकर लेक्चर को एक तरीके से रिवाइज कर लीजिए, फाइनेंस कमीशन वाले लेक्चर को, तो आप लोग का तुरंत एक लेक्चर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल लेक्चर जिस किसी ने नहीं देखा जरूर देखिएगा, लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को वीडियो के नीचे भी, और फाइनेंस कमीशन वाले लेक्चर का भी लिंक मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा, आप लोग कई सारी अंडरस्टैंड कर पाएंगे चीजें। फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन को भी लेकर कई सारी बातें मैंने की थी उस टाइम पर, वो भी चीजें आप लोग कंपेयर की थी कि क्या क्या यहां पर मुद्दे निकल कर आते हैं। फाइनेंस कमीशन 1951 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और एक संवैधानिक बॉडी है, आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में पावर है यहां पर, इसके चलते काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक तरीके से रिलेशन देखने को मिलते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? फाइनेंस कमीशन जो यहां पर टैक्स इकट्ठा होता है वो बोलता है कि कितना टैक्स यहां पर स्टेट को जाना है, यूनियन टेरिटरी को जाना है, वो सारी चीजें। तो 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो यहां पर बनाया गया, उसका भी बेसिकली यही काम है, किस तरीके से यहां पर चीजों को शेयर करना है, और एनके साहब की अध्यक्षता में ये फाइनेंस कमीशन बनाया गया। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अभी यहां पर क्या की बात की जा रही है? 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की जा रही है।
तो 14th फाइनेंस कमीशन जो है यहां पर देखा जा रहा है किस किस में क्या वेट दिया गया। ये क्वेश्चन आप लोगों से फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये है 13th फाइनेंस कमीशन, ये 14th फाइनेंस कमीशन। 13th फाइनेंस कमीशन में जो पॉपुलेशन यहां पर देखी गई थी, यहां पर उसको 25% का वेटेज दिया गया था, ठीक है, जो पॉपुलेशन 1971 के सेंसस के हिसाब से देखी गई। 14th फाइनेंस कमीशन में इसको 17% दिया गया, 17.5। पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से यहां पर देखी गई, तो यहां पर 13th फाइनेंस कमीशन में 2011 का जो डेटा था उसको काउंट ही नहीं किया गया। 14th फाइनेंस कमीशन में 10% यहां पर इसको यहां पर काउंट किया गया, यानी कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है उसके हिसाब से कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिस्कल कैपेसिटी क्या है राज्य की, उसको देखा गया। इस इनकम डिस्टेंस कितनी है, तो यहां पर 47% वेटेज था इसका, जबकि 14th फाइनेंस कमीशन में 50% वेटेज था। एरिया वाइज किसी राज्य का कितना एरिया है, वो 10% वेटेज था, यहां पर 15% वेटेज कर दिया, यानी कि बड़े राज्य को ज्यादा पैसा मिलेगा, छोटे राज्य को कम। फॉरेस्ट कवर यहां पर ये इंपॉर्टेंट बोला गया, उस टाइम पर कई बार क्वेश्चन भी बने कि कौन सा एक नया मुद्दा डाला गया अभी 14th फाइनेंस कमीशन के अंदर। तो फॉरेस्ट कवर 13th फाइनेंस कमीशन के अंदर नहीं था, पर लेकिन अब यहां पर इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, तो फॉरेस्ट कवर को भी यहां पर पार्ट बना लिया गया कि किसी राज्य के अंदर कितने पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और कितना फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है, तो उसको 7.5% यहां पर इसको एक तरीके से पार्ट बनाया गया 14th फाइनेंस कमीशन का। इसी के साथ में फिस्कल डिसिप्लिन कैसा लेकर चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहां पर लेकिन यहां पर 14th फाइनेंस कमीशन ने इसको आउट कर दिया, इसको इसका पार्ट बनाकर रखा ही नहीं है। तो ये कई सारे मुद्दे आप लोग देखते हैं। तो जो फिस्कल डिसिप्लिन था उसका 10% निकालकर ला दिया गया, कहां पर, वो 10% पॉपुलेशन 2011 के सेंसस पर, और इसी के साथ में 7.5% यहां पर फॉरेस्ट कवर पर। तो ये चीजें यहां पर चेंज की गई। अभी यहां पर राइटर क्या बोल रहे हैं, राइटर थोड़ा सा एक अलग बातें बताने की कोशिश करें कि 14th फाइनेंस कमीशन में जो भी चीजें रिकमेंड की गई थी वो चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है हमारी कंट्री में, तो काफी वनरेबल कंडीशन है। तो 15th फाइनेंस कमीशन अभी यहां पर एक काम कर रहा है, पर लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन जो है वो अब तक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं की गई है, तो उसी के बारे में यहां पर बातें की जा रही हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा यहां पर बोला गया था उस टाइम पर 32% यहां पर टैक्स शेयर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट के साथ में होता था। 14th फाइनेंस कमीशन ने बढ़ाकर इसको 42% के करीब यहां पर कर दिया गया, पर लेकिन जो 42% किया गया उसी के चलते उन्होंने कई सारे मुद्दे चेंज किए गए। जैसे सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, इसमें सेंटर जो होता है वो सारा पैसा देता है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जिसमें सेंटर जो है वो यहां पर राज्य से भी पैसा लेता है स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो कई सारे मुद्दे यहां पर बताए गए, उनमें बोला गया कि सेंटर जो है वो एक तरीके से जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया गया, सारी पावर किसके हाथ में आ गई, ये सारी पावर आ गई यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। अब जीएसटी का भी बहुत सारा पैसा यहां पर रुका पड़ा है, वो भी राज्य के साथ में शेयर नहीं किया जा रहा है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो कि बोला गया था फॉलो करा जाएगा यहां पर प्रॉपर वे में, इसकी चले से राज्य जो है वो त्राहिमाम यहां पर कर रहे हैं, उनको वो सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कराई जा रही हैं। तो ये मुद्दे यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये था टोटल डिस्कशन। कैसा रहा डिस्कशन, आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछा गया था। बेतवा या फिर बेतरावती रिवर इसको बोलते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। दूसरा बोला गया विंध्यार रेंज में आप लोगों को देखने को मिलेगी होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है, एबीसी या फिर डी। तो सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। कीन बेतवा रिवर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, कीन बेतवा जो रिवर लिंक के बारे में बात की जाती है। तो यहां पर बेतवा रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, यहां पर ये वाली होगी, ठीक है, ये मध्य प्रदेश हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। इसी के साथ में यहां पर जो ये होगी कीन रिवर, ठीक है। तो इनको दोनों को इंटरलिंक करने की यहां पर बात की जा रही है। तो ये प्रोजेक्ट कई बार न्यूज में रहते हैं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पर जो बेतवा रिवर है ये 590 किलोमीटर की देखने को मिलेगी, विंध्या रेंज से निकल कर आती है। माउथ जो है जहां पर जाकर गिरती है रिवर यमुना है इंडिया, और इसी के साथ में जो सिटी है यहां पर ये है विदिशा सिटी मध्य प्रदेश के अंदर में, ठीक है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और चीजों को अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाइए, तभी यहां पर हम लोग अपने परिवार को और बड़ा कर पाएंगे। इसी के साथ में आप लोग क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया कीजिए, ऐसे देता हूं तो उसका आंसर जरूर दीजिए, तब मुझे भी काफी अच्छा लगता है। तो कई सारे बच्चे डेली शेयर कर रहे हैं, पता रहता है मुझे कौन कौन शेयर कर रहा है, फेसबुक पर आसानी से पता चल जाता है। जब अगर कहीं पर और शेयर करते हैं, कोशिश करते हैं अगर खुद पढ़ाइए या फिर दूसरों को शेयर कीजिए, तो ये कम से कम आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। इससे क्या देखिए क्या फायदा होगा, अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ा, किसी को पढ़ाया, तो आप लोगों के पड़ोस का जो आदमी है ना उसका भी एक तरीके से थोड़ा सा माइंड सेट चेंज होगा, तो आप लोग साथ में प्रोडक्टिव बातें करेगा, उल्टी सीधी बातें नहीं करेगा। तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग अपने आसपास की सराउंडिंग को सही कर रहे हैं, और सराउंडिंग जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छे से आप लोग प्रोडक्टिव अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट अपना आसपास बनाकर रखिए। तो ये तो खुद पढ़ा दीजिए, अगर खुद नहीं पढ़ाना है तो चीजें शेयर कीजिए, तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जहां पर फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर व्हाट्सएप जहां पर भी शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये आप लोग अच्छे से अपने परिवार को आगे लेकर हम लोग चल पाएंगे, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, इकट्ठे मिल जाएगी। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें। तब तक के लिए जय हिंद।